अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश खुर्रम होंगे। एक मरतबा नेपोलियन हिल नामी जर्नलिस्ट अपने वक्त के अमीर तरीन इंसान एंड्रू कार्नेगी का इंटरव्यू करने के लिए गया। इंटरव्यू अच्छा खासा चल रहा था कि एंड्रू कार्नेगी ने बताया कि आने वाले वक्त में बहुत सारे लोग नाकाम होने वाले हैं और उनके नाकाम होने की वजह ये होगी कि वो तजुर्बात को ख़ुद करके सीखने के ऊपर यकीन रखने वाले होंगे और ये आदत उनको नाकाम करेगी, उनका वक्त ज़ाया करेगी, उनका पैसा ज़ाया करेगी। ये बात करने के बाद एंड्रू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को एक ऑफ़र पेश की कि मैं तुम्हें दुनिया के बड़े बड़े अमीर तरीन और कामयाब 500 लोगों का इंटरव्यू करने का मौका दिलवाऊँगा, उनसे राब्ते करूँगा और उन्हें इस बात पर आमादा करूँगा कि वो तुम्हें अपना इंटरव्यू दें। क्योंकि एंड्रू कार्नेगी जानते थे कि कामयाब होने के प्रिंसिपल फ़िक्स हैं। जो इंसान कामयाब होना चाहता है उन्हें चंद फ़िक्स प्रिंसिपल्स पर काम करना होता है और कामयाबी उन्हें मिल जाती है। इसलिए वो चाहते थे कि वो उन लोगों का इंटरव्यू करें जो पहले से कामयाब हो गए हैं और वो इंटरव्यू करने के बाद एक पूरी फ़िलासफ़ी बेस्ड बुक तैयार करें जिसमें उन कामयाब लोगों की ज़िंदगी और उनकी कामयाबी के लिए पेश आने वाले तजुर्बात और उन तजुर्बात से की जाने वाली लर्निंग उस किताब का एक बेहतरीन हिस्सा हो। खैर, नेपोलियन हिल ने चंद मिनट सोचने के बाद उनकी इस ऑफ़र को कबूल कर लिया। इस ऑफ़र को कबूल करने के बाद उन्होंने 20 साल मेहनत की इस काम पर और करीब 500 कामयाब शख्सियात का इंटरव्यू किया और इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने ये तमाम की तमाम चीज़ें, ये नायाब गोहर, ये नायाब मोती एक किताब के अंदर समाए और उसी किताब की समरी, उस किताब का खुलासा हम आज आपके सामने पेश करेंगे इंशाअल्लाह। उस किताब के चंद पॉइंट्स आज हम आपके सामने रखेंगे। पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं एंड दैट इज़ बर्निंग डिज़ायर। बर्निंग डिज़ायर उन लोगों में पाई जाती है जो किसी भी चीज़ को देखकर अपनी ख्वाहिश को अपने बर्निंग डिज़ायर के अंदर चेंज कर लेते हैं। आज मेजॉरिटी के अंदर आपको वो लोग नज़र आएंगे जो चीज़ों को देखकर एक ख्वाहिश का इजहार करेंगे कि काश ये मेरे पास होती, जबकि जो कामयाब लोग हैं, जो खुद को कामयाब करना चाहते हैं या कामयाब हो चुके हैं, वो आपको इस किस्म के जुमले इस्तेमाल करते नज़र नहीं आएंगे। वो आई विश के बजाय आई कैन पर यकीन रखते हैं या आई विल पर यकीन रखते हैं। वो काश मेरे पास होती से इंशाल्लाह मेरे पास होगी की बात करते नज़र आते हैं। अगर मैं इसकी चंद एक मिसाल दूं तो तारिक बिन ज़ियाद के मुतालिक एक बात बहुत मशहूर है कि जब वो जंग के लिए गए थे, एक इलाका फ़तह करने के लिए गए थे, जब उनको मालूम हुआ वहाँ पहुँचकर कि उनकी आर्मी बहुत बड़ी है तो उन्होंने अपनी तमाम कश्तियाँ जला दी थी। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर बर्निंग डिज़ायर थी, या तो करना है या फिर मरना है, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। आपको बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आएंगे जो गाड़ी, पोस्ट, शख्सियत, मकान, इस तरह की चीज़ों को देखकर विश का इजहार करते हैं, ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि काश ये चीज़ मेरे पास होती। कामयाब होने वाले लोग या कामयाब लोग आई विश का इजहार नहीं करते, बल्कि वो ये कहते हैं कि अब मैंने इसके लिए भी मेहनत करनी है और इस चीज़ को मैं हासिल कर लूँगा। एक और मिसाल से इस बात को समझते हैं। एक शख्स एक आलिम के पास जाता है और उनसे कहता है कि आपके पास इतना सारा इल्म कैसे है, आप इतने बड़े आलिम कैसे बने, इतना सारा इल्म इकट्ठा करने का वक्त आपको कैसे मिल गया, वो कौन सी जुस्तजू, कौन सी लगन है जो आपको इस इल्म के हासिल करने पर आमादा रखती है, आपको थकने नहीं देती। उस आलिम ने उस शख्स को अपने साथ लिया और एक समंदर के किनारे पहुंच गया। बात करते करते, चलते चलते समंदर की लहरों के साथ समंदर में उतरना शुरू हुए। एक वक्त आया कि उस शख्स ने अचानक से उस साहिल की गर्दन को दबोचा और उसके सर को पानी में दे दिया। जब पानी में उसके सर को दिया तो यकीनन सांस लेना उसके लिए बहुत दुश्वार था या करीब नामुमकिन था। उस वक्त वो शख्स हाथ पैर मार रहा था और उसकी एक ही कोशिश थी कि किसी तरीके से मेरा मुंह पानी से बाहर निकले और मैं सांस ले सकूं। जब कुछ देर बाद उस आलिम ने उस शख्स को छोड़ा, वो शख्स काफ़ी गुस्से में आया और उसने सवाल किया कि आपने ये क्या हरकत की, मैं तो आपको एक मोतबर और काफ़ी अक्लमंद शख्स समझता था। तो शख्स ने जवाब दिया कि जब तुम्हारा सर मैंने पकड़कर पानी में दिया था उस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था। उस शख्स ने जवाब दिया, मेरे दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात थी और वो ये थी कि किसी तरीके से मैं इस पानी से बाहर आ जाऊँ।
उसने कहा जब ये तुम पानी से बाहर निकलने का सोच रहे थे, तुम्हारी ख्वाहिश तुम्हारे अंदर उमड़ रही थी, क्या तुम्हें अपने उधार दिए हुए पैसे याद आ रहे थे, अपने घर के कोई दूसरे मसले याद आ रहे थे, अपने कोई दूसरी ख्वाहिशात याद आ रही थी? उसने कहा नहीं, मुझे सिर्फ एक ही बात थी जहन में कि मैंने यहाँ से निकलना है और यहाँ से निकलना है, बस। कहते हैं बस इनको हासिल करने के लिए मेरे अंदर जो बर्निंग डिज़ायर है वो भी इतनी शदीद होती है कि मैंने ये हासिल करना है। इसके अलावा मेरी सोच, मेरी लगन, मेरी फ़िक्र, मेरी जुस्तजू, मेरी कंसंट्रेशन और दूसरी किसी जगह पर नहीं होती। हम इस बर्निंग डिज़ायर के प्रोसीजर को पैसों के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए 6 स्टेप आपके सामने रखते हैं। स्टेप नंबर 1, आप डिसाइड कर लें कि आपको पैसा चाहिए कितना। अक्सर लोग ये डिसाइड किए बैठे होते हैं कि हमें पैसा चाहिए। आप एक फ़िक्स अमाउंट पैसे की डिसाइड कर लें कि जी मुझे ये फ़िक्स अमाउंट चाहिए। ये फ़िक्स अमाउंट आपको आपके मकसद के करीब करने में मदद देगी। अगर आपको आपकी मंजिल का नहीं मालूम कि आपने पहुंचना कहाँ है, तो आपकी मिसाल बिल्कुल उस शख्स की सी है जो एक खुले समंदर में कश्ती में सवार है, लेकिन वो नहीं जानता कि उसने किस सिमत में जाना है। नंबर 2, जो चीज़ आपने सोची है कि मुझे ये चाहिए, उसके लिए आप क्या कीमत अदा कर सकते हो। देखें, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त हासिल नहीं होती। दुनिया की कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं है। ये एक अलग बात है कि हर चीज़ की कीमत पैसा नहीं होती। आज बहुत सी NGOs, बहुत से इंस्टीट्यूट्स ऐसे आपको काम करते नज़र आएंगे जो मुफ्त कोर्सेज़ करवाते हैं, जो मुफ्त राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या मुफ्त में दूसरी चीज़ें फराहम कर रहे होते हैं। बस वो उसके बदले आपसे पैसा नहीं लेते, बाकी आपका ईमान, आपका वक्त, आपकी हमदर्दी, आपकी सोच, सब कुछ वो अपने काबू में ले चुके होते हैं। डिसाइड कर लें कि ये जो मैंने हासिल करना है, इसके बदले में कीमत क्या अदा कर सकता हूँ, कितने घंटे की नींद मैं इसके लिए कुर्बान कर सकता हूँ, मैं इसके लिए कितने वक्त रिसर्च या पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं इसके लिए कितनी मेहनत कर सकता हूँ, वो कौन कौन सी अपनी एक्स्ट्रा की ख्वाहिशात हैं, वो कौन कौन सी मेरी एक्स्ट्रा की हॉबीज़ हैं जो मैं इसके लिए तर्क कर सकता हूँ। डिसाइड कर लें। पॉइंट नंबर 3, इस्टेब्लिश अ डेट। तारीख लिख लें। ये काम मुझे करना है, ये चीज़ मुझे हासिल करनी है इंशाअल्लाह इस फ़लाँ तारीख तक। जब तक आप तारीख का तयन नहीं करते, आप पर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं आता। आप एक आज़ाद पंछी की तरह उड़ रहे होते हैं। खुद को कैद करें उन हदूद के अंदर जिनके अंदर रहकर आपने उस चीज़ को हासिल कर लेना है। अगर आप तारीख का तयन नहीं करेंगे तो आप काम को डिले और मज़ीद डिले करते चले जाएंगे, और ये काम का डिले करना उस काम की इम्पोर्टेंस को कम करता चला जाता है, और जब काम की इम्पोर्टेंस कम आपकी नज़र में होती चली जाती है, आप उस काम को छोड़ देते हो। पॉइंट नंबर 4, प्लान बना लें। एक प्लान बनाएं, अच्छा बुरा कैसा भी प्लान बनाएं, उस पर अमल करना शुरू कर दें। देखें, एक बात याद रखिएगा, आप प्लानिंग एक्सपर्ट जब बनते हैं जब आप बहुत बार प्लानिंग कर चुके होते हैं। प्लान बनाएं, परफेक्ट प्लानिंग के चक्कर में ना रहें। प्लान बनाएं और प्लान बनाने के बाद उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दें। पॉइंट नंबर 5, जितने भी पॉइंट ऊपर मैंने आपको 4 बताए हैं, इन सबको तहरीर में लें, इन सबको लिखें। पैसे डिसाइड करने हैं वो भी लिखें, डेट डिसाइड करनी है वो भी लिखें, कुर्बान क्या कर सकते हैं वो भी लिखें, क्या क्या है दूसरे मामलात वो भी लिखें, प्लान क्या है वो भी लिखें, तमाम चीज़ों को लिखें लाजमी। कहते हैं कि हम में से 97% लोग ऐसे हैं जो अपने प्लान्स को, अपने गोल्स को और उन गोल्स तक पहुंचने के लिए जो प्रोसीजर उसको लिखते नहीं हैं। सिर्फ 3% लोग हैं जो लिखते हैं, और वो 3% लोग जो इसको लिखते हैं वो अपने कामयाब होने के चांसेस को 10 से 20% बढ़ा देते हैं। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, जो कि इस सीक्वेंस का लास्ट पॉइंट है, और वो है रीड इट। ये जो आपने लिखे हैं ऊपर के 4 पॉइंट्स, इनको रोज़ाना की बुनियाद पर कम से कम 2 मरतबा पढ़ें। एक तो लोग अपनी चीज़ों को लिखते नहीं हैं, जो लिख भी लेते हैं तो लिख कर उसको बस रख देते हैं, उसको दोबारा गो थ्रो नहीं करते। आप इसको रोज़ाना की बुनियाद पर कम से कम 2 मरतबा तो लाजमी देखें और लाजमी पढ़ें। ऐसा करने से काम आपके सबकॉन्शियस में फीड हो जाएगा, जो कि आपको उस तक पहुँचने में या उसको आप तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होगा। नेक्स्ट, बर्निंग डिज़ायर के बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, और जो हमें इस किताब से मिलता है वो है स्पेशलाइज नॉलेज। नॉलेज 2 तरीके की होती है, एक स्पेशलाइज होती है और दूसरी जनरलाइज होती है।
जनरलाइज नॉलेज वो होती है जो फैक्ट्स एंड फैक्टर्स एंड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, जिसको हम जनरल नॉलेज भी कहते हैं, वो तमाम की तमाम बातें कि सबसे बुलंद पहाड़ कौन सा है, सबसे नई और नायाब चीज़ कौन सी है, ऊंची बिल्डिंग कौन सी है, बड़ा समंदर कौन सा है, बड़ा घर कौन सा है, नायाब घोड़ा कौन सा है, ये एक जनरल नॉलेज है। आज मेजॉरिटी को आप देखेंगे कि उन्होंने अपने दिमागों को, अपने कीमती दिमागों को एक जनरल नॉलेज के साथ भरा हुआ है। दूसरी साइड में हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड नॉलेज की। स्पेशलाइज्ड नॉलेज वो जो आप किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर उसकी स्पेसिफिक नॉलेज को गेट कर कर कुछ अनस्पेसिफिक या समझ लें कि अननॉर्मल सा एक कुछ बड़ा करते हो। इसकी एक बहुत आसान और छोटी सी मिसाल आपको दूंगा। एक वो डॉक्टर जो जनरल डॉक्टर है, जनरल फिजिशियन है, हर एक चीज़ का इलाज कर लेता है, वो कितना कामयाब होता है, कितना पैसा कमाता है बनिस्बत उसके जो एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है, किसी एक स्पेसिफिक पार्ट का होता है, लेकिन वो एक माहिर डॉक्टर होता है। एक्चुअली हमारी कुछ मेंटालिटी इस तरीके की होती है कि हमने हर एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा लर्न करना होता है और हम इस बात को भूल जाते हैं कि हर चीज़ के सीखने वाला किसी भी चीज़ में माहिर नहीं होता। इसकी एक और एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड का एक मरतबा किसी न्यूज़पेपर में हेनरी फोर्ड के मुताल्लिक कुछ गलत बयानात छाप दिए गए, जिस पर हेनरी फोर्ड ने उनके ऊपर केस कर दिया। हेनरी फोर्ड ने जब वो केस किया तो वकील का सामना हुआ, तो वकील ने हेनरी फोर्ड से कुछ सवालात किए। सवालात जनरल नॉलेज के ऊपर थे। मिसाल के तौर पर फ़लाँ साल में अमेरिका ने कितनी अफवाज फ़लाँ मुल्क में भेजी थी, फ़लाँ मुल्क का रकबा कितना है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, इस तरीके के जनरल नॉलेज के सवालात किए। जब वो सवालात किए तो हेनरी फोर्ड ने उनको जवाब दिया कि जो सवालात तुम कर रहे हो, इसका जवाब देने के लिए मैं किसी को भी चंद पैसों पर हायर कर सकता हूँ। जब मैं चंद पैसों पर इन सवालात के जवाबात हासिल कर सकता हूं, तो मैं अपने इस कीमती दिमाग में इस तरह की नॉलेज को क्यों भरूं, जबकि मैं जानता हूं कि अगर मैं कामयाब होना चाहता हूं तो मेरे पास कुछ स्पेशल और स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, एंड दैट इज़ इमेजिनेशन। उसको हम आइडिया भी कह सकते हैं। एक्चुअली इमेजिनेशन के बारे में कहा जाता है कि जो हम इमेजिन कर सकते हैं वो हम हासिल कर सकते हैं, यानी कि जो आइडिया हम सोच सकते हैं वो हम हासिल भी कर सकते हैं। एक वक्त था कि जब लोग इस बात को मानने से बिल्कुल कासिर थे, इस बात को मानने का बिल्कुल इनकार करते थे कि एक लोहे का बड़ा सा डब्बा एक जगह से उठकर दूसरी जगह जा सकता है। लेकिन आज आप देखेंगे कि एरोप्लेन की सूरत में एक लोहे का डब्बा लोगों को भी ले जाता है, सामान भी ले जाता है। एक वक्त था कि लोग इस बात को कतन मानने से इनकार करते थे कि दो शख्स दूसरे मुल्कों में बैठकर भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लेकिन आज मोबाइल की टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम वीडियो कॉलिंग या कॉलिंग के ज़रिए एक दूसरे से बासानी बात कर सकते हैं। कहते हैं कि पिछले 150 सालों में इमेजिनेशन और आइडियाज़ के ज़रिए लोगों ने जितनी तरक्की की है, इतनी तरक्की हमने पूरी हिस्ट्री के अंदर नहीं की थी। ये आइडियाज़ एक ऐसी चीज़ है जो आप जिस पर जितना ज़्यादा अमल करते चले जाओ, आपके माइंड में उतने ही ज़्यादा आइडियाज़ आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि पहले से मौजूद आइडियाज़ को आपने दिमाग से निकालना होता है, उनको अप्लाई करना होता है, ताकि आपका माइंड खाली हो और उसमें नए आइडियाज़ आना शुरू हो जाए। आइडियाज़ बेसिकली दो किस्म के होते हैं, एक सिंथेटिक होते हैं एंड दूसरे क्रिएटिव होते हैं। सिंथेटिक वो होते हैं जिनके ऊपर पहले से काम हो चुका और उन्हीं आइडियाज़ को हम मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल बल्ब ईजाद हुआ था, अब सेवर आ गया है, एलईडी बल्ब्स आ गए हैं एंड एटसेट्रा। इसी तरीके से किसी ने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया था, उसी बिज़नेस के अंदर मॉडिफिकेशन आ चुकी है। एक गाड़ी पहले जो ईजाद हुई थी, आज वो गाड़ियाँ नहीं हैं, आज कुछ और गाड़ियाँ ईजाद हो चुकी हैं। एक प्लेन जो एरोप्लेन पहले ईजाद हुआ था, आज उसी की मॉडिफिकेशन जेट्स और दूसरे जो जंगी तैयार है उनकी सूरत में हो चुकी है। ये सिंथेटिक आइडियाज़ होते हैं, सिंथेटिक इमेजिनेशन होती है। और दूसरी तरफ आइडियाज़ की अगर हम बात करें तो वो होते हैं क्रिएटिव आइडियाज़, यानी कि 110% आपका अपना आइडिया होता है। अच्छा या बुरा दोनों में से कोई नहीं है। क्रिएटिविटी थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है, क्रिएटिविटी थोड़ा सा हटके काम है, लेकिन अगर आप सिंथेटिक पे काम करते हैं या क्रिएटिविटी पर काम करते हैं, आप दोनों सूरत में कामयाब हैं। लोग क्रिएटिविटी करने के बाद भी कामयाब हैं और लोग सिंथेटिक आइडियाज़ के ऊपर भी काम करके कामयाब हैं। द थिंग इज़, आप किसी एक एरिया के ऊपर, किसी एक आइडिया के ऊपर स्पेसिफिक नॉलेज को रखते हुए प्रॉपर बर्निंग डिज़ायर के साथ अगर आप काम करते हो तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं,
एंड दैट इज़ परसिस्टेंसी। मेरा फेवरेट पॉइंट, कहते हैं बर्निंग डिज़ायर प्लस परसिस्टेंसी, अगर ये दोनों मिल जाएं तो एक ऐसा मैजिकल फार्मूला बनाते हैं सक्सेस का कि जिसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। या यूँ कह लें कि परसिस्टेंसी के साथ अगर कोई शख्स बर्निंग डिज़ायर को मिला दे तो उसको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। परसिस्टेंसी की मिसाल हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारी दुनिया के अंदर भरी पड़ी है। अगर आप कोई भी काम शुरू करते हैं और परसिस्टेंसी के साथ उस काम को लेकर चलते हैं तो कामयाबी आपका मुकद्दर लाजमी बनती है। KFC की मिसाल ले लें, कोका कोला की मिसाल ले लें, जैक मा की मिसाल ले लें, इसके अलावा J.K. रॉलिंग जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी थी उनकी मिसाल ले लें। इसके अलावा बेशबहा मिसालें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं जिन्होंने परसिस्टेंसी का और बर्निंग डिज़ायर का मुजाहिरा किया और वो कामयाब हुए। इसी तरीके से एक जो बहुत कॉमन, बहुत आम और आम फहम मिसाल है वो थॉमस एडिसन की है, जिन्होंने 1000 मरतबा से ज़ायद कमोबेश प्रैक्टिसेस की थी और एक्सपेरिमेंट किए थे और तब जाके वो बल्ब बना सके थे। 1000 मरतबा की परसिस्टेंसी ही थी जो उन्हें रुकने नहीं दे रही थी। ये उनकी बर्निंग डिज़ायर ही थी जिसकी वजह से उन्होंने वो बल्ब बनाकर ही छोड़ा था। आप इन तमाम फार्मूलाज के ऊपर अगर काम करें तो आप भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं, एंड दैट इज़ द पावर ऑफ मास्टरमाइंड। अल्लाह के नबी की हदीस भी है और ये पॉइंट भी हमें यही समझाता है। अल्लाह के नबी की हदीस है कि तेरा दीन तेरे दोस्त के दीन पर है, और ये पॉइंट भी हमें ये सिखाते हैं कि आपकी गैदरिंग आपके लिए बहुत मैटर करती है। रिसर्च कहती है कि आप उन 5 दोस्तों की पर्सनैलिटी या उनकी हैबिट्स की एवरेज होते हैं जिनके साथ आप अपना ज़्यादातर वक्त गुजारते हैं। रिसर्च कहती है कि आप जिस गैदरिंग में रहते हैं आप वैसे बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी गैदरिंग के तमाम लोग सिगरेट पीते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्कान है कि आप भी एक वक्त बाद सिगरेट पीने वाले बन जाएंगे। अगर उनमें कोई अच्छी आदत है तो बहुत उम्मीद है कि आप में भी वो अच्छी आदतें आना शुरू हो सकती हैं। अगर आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो सक्सेसफुल हैं, जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, आपके बहुत ज़्यादा इम्कान सक्सेसफुल और पॉजिटिव थिंकर बनने के बढ़ जाएंगे। अगर आप उनकी गैदरिंग का हिस्सा हैं जो नेगेटिव थिंकर हैं या अनसक्सेसफुल हैं तो आप भी उन्हीं लोगों का हिस्सा होंगे जो माशरे को, सोसाइटी को, लोगों को, घर वालों को, हुकूमत को कोसते हुए नज़र आते हैं लेकिन ख़ुद कोई ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करते और ख़ुद आगे बढ़कर कोई भी अमल, कोई भी प्रैक्टिस, कोई रेवोल्यूशन, कोई चेंज नहीं करते। ये आज चंद एक पॉइंट मैंने जिस किताब का शुरू में आपके सामने तस्करा किया था उसी से बयान किए हैं, और उस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ये एक शहर आफाक और बड़ी सक्सेसफुल और बहुत ज़्यादा बिकने वाली और बहुत ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी तब्दील करने वाली किताब है। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि इस किताब को आप खुद से लाजमी पढ़ें। जो पॉइंट्स, जो चीज़ें और जो समरी मैंने आपके सामने रखी है, इससे कहीं ज़्यादा चीज़ें इस किताब के अंदर आप लोगों के लिए मौजूद हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।